हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ कंडीशंस देखी थी। यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन निकल कर आती थी, जिसमें हमने देखा था केस फर्स्ट में हमने क्या देखा था, जब किसी सरफेस को हम परपेंडिकुलर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उससे लिंक फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और अगर हम सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं तो उससे लिंक फ्लक्स जो होता है वो मिनिमम होता है। आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। आइए देखते हैं गॉस थ्योरम। यहाँ पर हमने लिखी हुई है गॉस थ्योरम। एक्चुअली गॉस जो है इसका कोई मीनिंग नहीं, गॉस जो है वो साइंटिस्ट का नेम है। फ्रेडरिक गॉस फुल नेम है उनका। उन्होंने एक थ्योरम प्रपोज की थी जिसे हम कहते हैं गॉस थ्योरम या गॉस लॉ भी कहते हैं कुछ लोग इसको। देखें यहाँ पर तो क्या होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला या उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो काय के इक्वल होती है 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस। मतलब सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो किसी भी सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा या उससे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। अब जहाँ पर ε0 क्या है आपका, पहले देख चुके हैं हम इसको। ε0 जो है यह है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर लिख लेंगे हम कि ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम यहाँ पर गॉस ने दी है, क्या है बोला है उन्होंने, कहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड या उससे निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो उस सरफेस में प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमने देखा था, क्या निकल कर आता था, ε0 जो होता है एयर और वैक्यूम के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्या निकल कर आता था 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की क्या आती थी, वैल्यू आती थी। अब ये जो गॉस थ्योरम है, φE यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q यानी चार्ज और 1/ε0, जहाँ पे ε0 क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम प्रूव करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है, ये थ्योरम है, इसको हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं प्रूव। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे। ध्यान दें आप लोग कि गॉस की जो थ्योरम है या गॉस लॉ है वो केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर हम गॉस थ्योरम प्रूव करना चाहते हैं तो हमें कोई कैसी भी सरफेस लेंगे, लेकिन ध्यान रहे वो सरफेस जो है वो क्लोज होनी चाहिए, मतलब कि एक बंद सरफेस होनी चाहिए। तो हमारे लिए सबसे सूटेबल सरफेस जो होगी वो क्लोज सरफेस, हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर मान लिया कि इस स्फीयर का सेंटर जो है, एक स्फीयर बना लें बड़ा सा, ये स्फीयर बना लिया। इसका जो सेंटर जो है O है और इसकी रेडियस जो है वो R है। मतलब कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है O और रेडियस क्या है R। हमने माना कि इसके सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज या +Q चार्ज, और इसकी सरफेस पे हमने एक पॉइंट मान लिया P। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि पॉइंट P पर कोई हमारा एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉइंट P पर इस +Q चार्ज के कारण क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी। तो इस पॉइंट P पर आउटवर्ड बाहर की तरफ मान ले रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है E। क्या लग रही है, E।
जो आपका टेस्ट चार्ज होता है या यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब मान लेते हैं ये पूरी जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया है S, यहाँ पर हम एक छोटा सा सरफेस एरिया मान लेंगे इस पॉइंट जिसमें ये पॉइंट आ जाए हमारा ds, क्या मान लेंगे ds, और इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो भी बाहर की तरफ लगेगा ds। मतलब कि यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि किसी भी सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ हम करते हैं, उस परपेंडिकुलर को कहते हैं एरिया वेक्टर, जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन को बताता है। जहाँ पर इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो जहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री थीटा निकल कर आता है हमारे पास। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे, जहाँ पर हम इसकी थ्योरी लिखेंगे कि हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है जो स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, वो सेंटर O है और उसके सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट P है। उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है, वो कितनी लग रही है, E लग रही है, E लग रही है आउटवर्ड, और उसका एरिया वेक्टर जो है वो भी आउटवर्ड लग रहा है ds। हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या निकल कर आएगा हमारे पास, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकाला हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो निकालते थे हम E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे। जाना पहचाना फॉर्मूला है, हमने किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया था, क्या निकल कर आता था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो सरफेस है इस सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हम देखेंगे फ्लक्स लिंक विथ अ सरफेस प्लस फ्लक्स लिंक विथ अ सरफेस, क्या फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता था, फाई E = इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। स्मॉल सरफेस एरिया के लिए निकाल रहे हैं, जहाँ पर हम इंटीग्रेशन का लगाएंगे और इसको हम पढ़ेंगे होल इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ पर हमारे पास क्या है, फाई E = इंटीग्रेशन ऑफ EdS। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर देखें तो फाई E = EdS cos थीटा लिख सकते हैं। जब वेक्टर हम हटाएंगे तो हम इसको कैसा लिख पाएंगे, EdS को, डॉट प्रोडक्ट है EdS cos थीटा। इतना हम पहले पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, इसलिए हमने बोला था कि आगे के हम अगर डेरिवेशन करना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला लेक्चर बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना होगा। तो हमारे पास फाई E = कितना लिख पाएंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ EdS cos थीटा। अब E क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ds हमारे पास सरफेस एरिया। जहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, देखो थीटा जहाँ पर बन रहा है हमारे पास 0 डिग्री। क्यों बन रहा है, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो ds है हमारा एरिया वेक्टर, उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, देखिए फाई E = इंटीग्रेशन ऑफ EdS बचेगा, अकेला बचेगा, और जहाँ पर E जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको हम इस प्रकार लिख पाएंगे, E1 निकाल के लिख लेंगे, और इधर बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ds।
बचेगा। अब आगे हम देखते हैं, इसके पहले आप इतना देखें तो हमने यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है फाई ई इज इक्वल टू ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस लिखा हुआ है। अब डी एस क्या है, यहाँ पर स्मॉल सरफेस एरिया है, अभी जो डायग्राम बना था उसमें हमने देखा था जरा सा एरिया है। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इस पूरे का, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा निकल कर हमारे पास, डी एस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एस आएगा। डी एक्स का क्या आता है, एक्स, मतलब कि पूरे सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला होता है, पढ़े हुए हम 10th क्लास में कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर स्क्वायर क्या है आपका रेडियस ऑफ स्फीयर। देखें हम यहाँ पर, तो हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई, इसकी वैल्यू क्या रखने हम, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। और हमने अभी इक्वेशन फर्स्ट देखी जिसमें हमने लिखा था ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो भी पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। और यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया है फाई ई इज इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करने वाले हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, ई की जगह पे हम क्या रखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये ई की वैल्यू रखी इक्वेशन फर्स्ट से, और यहाँ पर साथ में चल रहा है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर चल रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, फाई ई इज इक्वल टू, एक तो यहाँ पर क्यू बचा और अपॉन में क्या बचा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट बचा। जैसे को लिख पाएंगे हम, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/, एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारी गॉस थ्योरम है। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो उस सरफेस में प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम, हेंस प्रूव। तो ये थी हमारी गॉस थ्योरम। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके कुछ केसेस देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि हमने किसी सरफेस को अगर परपेंडिकुलर रखा तो उससे लिंक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और सरफेस को अगर पैरेलल रखें तो उससे लिंक फ्लक्स जो होता है वो मिनिमम होता है। तो ये गॉस थ्योरम है, और गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का, सभी को आना चाहिए। अगर किसी को भी गॉस थ्योरम से संबंधित कोई डाउट अगर आता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो गॉस थ्योरम को सॉल्व करते समय ध्यान रखें कि बोर्ड में अगर हम लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के बाद क्या करेंगे, हम ड्रॉ बनाएंगे। ड्रॉ के बाद ड्रॉ की थ्योरी आएगी। थ्योरी के बाद फिर ये सिंपल सा सॉल्व आएगा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।